हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। टिक 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 टिक। सीबीएसई वालों के लिए तो काउंटडाउन चालू हो गया। किसका? वैलेंटाइंस डे का नहीं, पेपर का। 15 तारीख से पेपर है। सोच रहे हैं सर बोले अच्छा वैलेंटाइंस डे, हाँ अभी मुझे पता है नवरात्रे आ रहे हैं हम लोगों के, लेकिन थोड़ा नवरात्रे पे नहीं, इस बार सीबीएसई ने बिल्कुल रोक लगाया आपके नवरात्रों पर कि इस बार नो नवरात्रे, ओनली पढ़ाई के नवरात्रे। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे, 15 तारीख को पेपर। तो क्या करना है? पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। तो काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो गया है। पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए। फेयरवेल आप सभी के खत्म हो गए होंगे। अपनी क्लास की लड़कियों को और अपनी क्लास की लड़कियों को साड़ी में देख लिया होगा, क्लास की लड़कियों ने लड़कों को सूट में देख लिया होगा। बस, तो नवरात्रे भूल जाइए, ठीक है। अभी आपके जो मेन जो चीज आ रही है, पेपर आ रही है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो पढ़ाई को थोड़ा सा इंक्रीज करिए और टाइम टू टाइम जो अपनी, मैंने आपको बोला था कि अपने पास एक कोई ऐसी हॉबी बनाइए जिससे आप अपने पढ़ाई के टेंशन को भी दूर कर सके, ठीक है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए, पढ़ाई भी करिए साथ साथ, ठीक है। अपने ऐसे कोई हॉबी बनाइए जिससे आपका जो टेंशन जो पढ़ाई को लेकर होगा ना, वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। आज बेटा हम लोग सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस या एमसीक्यू पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ज्यादा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसमें डर जाते हैं, ठीक है, समझ नहीं आता है पेपर में। बाकी इस चैप्टर में इतना कुछ टफ नहीं है, हमने चैप्टर पढ़ा ना, इतना कुछ टफ नहीं है इसमें। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द ग्राफ। अभी देखिए, हमने ग्राफ्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो बेटा आपको इस चैप्टर में आप कुछ याद रखें ना रखें, आपको इस चैप्टर में हर एक ग्राफ, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपको ग्राफ जो है याद होना चाहिए। अभी देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो ग्राफ है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। देखिए पहला, द प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर हैव डिक्रीज एंड इट हैज इंक्रीज इन मोस्ट, डिक्रीज एंड द मोस्ट इन द प्राइमरी सेक्टर। यानी कहने का मतलब यह है कि जो प्रोडक्शन है वो तीनों सेक्टर में कम हुआ है और सबसे ज्यादा कम हुआ है प्राइमरी सेक्टर में। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखिए 73 और 74 में क्या था, और 2013 और 14 में देखिए ग्राफ कितना ऊपर गया है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत है। दूसरी देखिए, द प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर्स हैज इंक्रीज एंड इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन द प्राइमरी सेक्टर। कि जो तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में बढ़ा है। आप देखिए 2013 में, आप तीनों कलर देखिए, प्राइमरी का ब्लू है, सेकेंडरी का मरून है और टर्शरी का, ठीक है, जो भी आप इस कलर को कहते हैं, ठीक है, ये जो है इस कलर में है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ जो बढ़ा है वो टर्शरी सेक्टर का बढ़ रहा है, इसमें प्राइमरी का तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ये ग्राफ आपको इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब अगर ये पेपर में ग्राफ आ गया तो सीबीएसई आपको कलर प्रिंट आउट नहीं देगा, ठीक है। आपको उसमें ब्लैक एंड व्हाइट ही होगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि हाँ ये किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर ऑप्शन बी भी गलत है। थर्ड देखते हैं, द प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर्स हैज इंक्रीज एंड इट हैज इंक्रीज इन मोस्ट इन द टर्शरी सेक्टर। ठीक है, कि प्रोडक्शन तीनों सेक्टर में बढ़ा है और सबसे ज्यादा किस में बढ़ा है? टर्शरी सेक्टर में बढ़ा है। तो क्या ये सही है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में आ रही है? टर्शरी सेक्टर में आ रही है। तो ये आंसर हमारा सही हो सकता है। लेकिन एक बार फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑल थ्री सेक्टर्स हैज इंक्रीज एंड इट हैज इंक्रीज मोस्ट इन द प्राइमरी सेक्टर। सॉरी, यहां पर सेकेंडरी सेक्टर आना चाहिए, ठीक है, कि वो सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये भी गलत है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि हमारा अगर आंसर होगा तो हमारा जो सी वाला आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। लीजिए, इसी कलर को कर देते हैं, ठीक है, कि हमारा जो सी वाला आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If there is a disruption by transporter and lorries refuse to transport vegetables, milk, etc. from rural areas to urban areas, मान लीजिए कि जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ठीक है, वो क्या कर देते हैं? वो मना कर देते हैं ट्रांसपोर्ट करने से गांव, ठीक है, मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, गांव से शहरी इलाकों में,
ठीक है। फूड विल बिकम स्केयर इन अर्बन एरिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि शहर के इलाकों में खाने की कमी होने लगेगी। बात तो सही है, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द फूड जो है वो कहां से आता है, गांव से ही तो आता है, गांव से शहरों की तरफ आता है। शहरों में कहां आपने देखा कि फसल उगाई जा रही है, कुछ हो रहा है, शहरों में तो कुछ भी नहीं होता है। शहर में तो सिर्फ कंपनियां हैं जो कि चीजों में सर्विस सेक्टर है, शहर में सर्विस सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर आज भी कहां पर है, विलेजेस में है। ठीक है। सो वेयर एज फार्मर्स विल बी अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, जहां पर अब क्या होगा कि फार्मर्स जो है अपने प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पाएंगे। देखिए दोनों बातें बताएंगे कि अर्बन सेक्टर में खाने की कमी होगी, और दूसरा प्राइमरी सेक्टर में क्या होगा, जो फार्मर्स है वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पाएंगे। Which of the following sector will be affected due to this situation stated above? अब इनमें से कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा? मैंने आपको एक दिल बना के बताया था, ठीक है, ये लीजिए, मैंने आपको एक दिल बना के दिखाया था। इस दिल में मैंने किस किस को रखा था? इस दिल में मैंने जिसका नाम पी से है उसको रखा था, जिसका नाम एस से है उसको भी रखा था, और जिसका नाम टी से है उसको भी रखा था। हाँ, सर कैसे हैं, एक दिल में तीन तीन को बसा के रख रखा है ना? नहीं, ये दिल में P फॉर प्राइमरी सेक्टर, S फॉर सेकेंडरी सेक्टर एंड T फॉर टर्शरी सेक्टर। इन तीनों के बीच में क्या है? इन तीनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, इन तीनों के बीच में रिलेशन है कि अगर एक भी काम करना बंद कर देगा तो तीनों पे असर पड़ेगा, है ना जी? अगर एक ने भी दिल तोड़ दिया तो क्या होगा? तीनों का दिल टूट जाएगा, बाकी दोनों का दिल भी टूट जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्या प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर असर पड़ रहा है? हां जी, बिल्कुल असर पड़ रहा है। सेकेंडरी और टर्शरी, हां जी, सेकेंडरी पे भी असर पड़ रहा है, सेकेंडरी पर भी तो असर पड़ रहा है। जब सामान मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडस्ट्रीज तक पहुंचेगा ही नहीं, तो वो उसको कैसे बनाएंगे और कैसे उसको शहरी इलाकों में भेजेंगे, कैसे उसको टर्शरी सेक्टर में प्रोवाइड करेंगे? नहीं हो सकता। तो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ने लगेगी कि हमें नहीं पता जी, हमें चाहिए। अगर मान लीजिए दूध है, अगर आपके घर में 2 दिन दूध नहीं आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। टर्शरी सेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो आपको मिल्क प्रोवाइड करे। ठीक है, भले ही महंगा प्रोवाइड करे लेकिन आपको प्रोवाइड करे। अब वो कह रहा है जी हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। टर्शरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तीनों सेक्टर, बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात है। एंड टर्शरी एंड प्राइमरी, या सिर्फ टर्शरी और प्राइमरी? तो ये दिल कहता है, ठीक है, ये दिल है कि मानता नहीं, ये कहता है कि यदि अगर कोई भी एक सेक्टर धोखा देगा तो बाकी दोनों पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर टर्शरी सेक्टर क्या कर रहा है? मना कर रहा है कि मैं तो सर्विस प्रोवाइड नहीं करूंगा। अब अगर ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा तो हमने यहां जान लिया कि प्राइमरी सेक्टर वालों को तो बेचारों का सबसे पहले दिल टूटेगा। इनका दिल टूटेगा तो सेकेंडरी सेक्टर के पास माल नहीं पहुंचेगा, ठीक है, रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा जिसको यूजफुल प्रोडक्ट में बना सके, तो इनका भी दिल टूटेगा। और चलो कर लो तुम हड़ताल, कितने दिन करोगे? कितने दिन करोगे? रोटी तो तुम्हें भी चाहिए, आटा तो तुम्हें भी चाहिए, दूध तो तुम्हें भी चाहिए ना? तो टर्शरी सेक्टर को भी, जो टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं, उनको भी तो जीवन में कुछ ना कुछ चाहिए। या वो कह देंगे हम तो हड़ताल पे बैठे, हम कुछ नहीं करेंगे, और रोटी चाहिए, खाना कहां से मिलेगा? मान लो अगर प्राइमरी सेक्टर वाले ने हड़ताल कर दी तो कि हम नहीं दे रहे खाना, हम तो नहीं दे रहे गेहूं, तो क्या होगा? ठीक है, तो इससे बेटा कि अगर मान लीजिए किसी एक सेक्टर पर भी नुकसान पड़ता है तो क्या होगा? तो तीनों सेक्टर पर नुकसान पड़ेगा। ठीक है, तीनों सेक्टर इसकी वजह से इफेक्ट में आएंगे। ठीक है, तीनों सेक्टर्स की वजह से तीनों सेक्टर को इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द सर्वे ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? भारत में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर को जो है उसका सर्वे करती है? ये बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, LIC तो आप जानते हैं, जीवन बीमा निगम। ठीक है, नीति आयोग को भी जानते हैं, PTI को भी जानते हैं। इसका आंसर होगा NSSO। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, क्या पढ़ा होगा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन।
ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, हमारे देश में हर चीज का सर्वे करती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का सर्वे करना कौन करेगा, यही करेगी। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। देखिए इसमें मैच द फॉलोइंग टाइप से भी कुछ आ सकता है, आइए देखते हैं, मैचिंग करते हैं। यहां पर प्रॉब्लम्स हैं जो कि फार्मिंग सेक्टर फेस कर रहा है, और यहां पर उसका कुछ क्या कह सकते हैं कि सुधार किया जा सकता है। ठीक है, आइए मिलान करें। अनइरिगेटेड लैंड, और यहां पर हमें मैचिंग भी दे रखे, ठीक है, उसके ऑप्शन दे रखे हैं। अनइरिगेटेड लैंड, अगर कोई लैंड में इरिगेशन नहीं हो पा रहा है तो उसका क्या तरीका हो सकता है? क्या हम एग्रो बेस मिल्स को सेटअप करें, या कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी को, या प्रोक्योरमेंट यानी ग्रेन्स को प्रोक्योर किया जाए सरकार की तरफ से, या कैनाल बनाए जाए, या बैंक उनको क्रेडिट दे, लोन दे लो इंटरेस्ट पर, क्या हो सकता है? तो बेटा अनइरिगेटेड लैंड है तो उसका मतलब क्या है, वहां पर क्या किया जाए, कंस्ट्रक्शन किया जाए कैनाल्स का। और ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, कैनाल कौन बनाएगा? ये कैनाल बनाएगी सरकार। कौन बनाएगी कैनाल? कैनाल बनाएगी सरकार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लो प्राइसेस फॉर क्रॉप्स। अगर ऐसा होता है कि प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं क्रॉप्स के, लो प्राइसेस हैं क्रॉप्स के, तो क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट बेटा उन ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करेगी। ठीक है, बस ठीक है, प्रोक्योर करेगी उसको। डेप्ट बर्डन, अगर किसी पर कर्जे का दबाव पड़ जाता है, हम लोग मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बेटा डेप्ट बर्डन का क्या होगा, बैंक्स को क्या करना चाहिए, लोन देना चाहिए लो इंटरेस्ट पर। अगर किसी के ऊपर ऑलरेडी कर्जा है, ठीक है, तो उसको लो इंटरेस्ट पर लोन देना चाहिए ताकि वो इंसान अपना कर्जा खत्म कर सके। हम लोग मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन, ठीक है, फॉर क्रेडिट। नो जॉब्स इन ऑफ सीजन, अगर जॉब्स नहीं है तो क्या किया जाना चाहिए, एग्रो बेस मिल्स को सेटअप किया जाना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। कंपेल्ड टू सेल देयर ग्रेन्स टू द लोकल ट्रेडर्स सून आफ्टर द हार्वेस्ट, इसमें क्या किया जाना चाहिए, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज को सेटअप किया जाना चाहिए। तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 5, अर्थात 1 का डी, 2 का सी। ठीक है, यानी हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक वुमेन है जो कि स्वीट शॉप में काम करती है उसके गांव में ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड गेट मेजर सैलरी आफ्टर वर्किंग द एंटायर डे। एक महिला है जो कि अपने गांव में, ठीक है, एक मिठाई की दुकान पर काम करती है जहां पर उसको बहुत कम सैलरी मिलती है। ठीक है, वो पूरे दिन काम करते हैं और उसको बहुत कम सैलरी मिलती है। शी डजंट गेट एनी हॉलीडेज और पेड लीव्स। मान लीजिए आपको ऐसा कोई वर्ड मिल जाता है जिसका आपको मतलब नहीं पता, आप कहानी आगे पढ़ते जाइए, आपको मतलब पता चल जाएगा। शी डजंट गेट एनी हॉलीडेज और पेड लीव्स। अब उसको बेचारी को ना ही कोई छुट्टी मिलती है और ना ही कोई पेड लीव मिलती है। पेड लीव का मतलब कि आप छुट्टी कर रहे हैं लेकिन आपको उसकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, rather her employees deduct her salary whenever she is absent from work। और इसके अलावा, ठीक है, जब भी वो छुट्टी लेती है तो क्या होता है, उसके जो मालिक है वो उसकी तनख्वाह और काट लेता है। बड़ा ही बेकार है। फाइंड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शी इज वर्किंग। अब हमें यह बताना है कि वो इनमें से कौन से सेक्टर में काम कर रही है। ये क्वेश्चन है बेटा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ा था, पेड लीव मिलती है, पेंशन भी मिलती है, फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, सब कुछ होता है ना। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। पकड़ लिया ना कहानी, ठीक है। तो यहां पर वही कंडीशन दे रखी है कि एक बेचारी एक औरत है, ठीक है, यहां पर हमारे पास औरत का नाम नहीं पता, लेडीज का नाम नहीं पता, हम यहां पर इसको मुन्नी बुला लेते हैं।
जो कि बदनाम हो चुकी है। बदनाम होने के बाद ये शरीफ हुई, और शरीफ होने के बाद क्या हुआ, ये एक दुकान में काम करने लगी, एक मिठाई की दुकान में काम करने लगी। मिठाई की दुकान में जहां पर ये काम करती थी वहां पर इसको बहुत कम सैलरी मिलती थी पूरे दिन काम करने के बावजूद। इसके अलावा ठीक है, जब भी ये छुट्टी लेती थी, ठीक है, तो इसकी सैलरी कट कर देते थे, ना ही इसको कोई पेड लीव मिलती थी कि अगर मान लीजिए बीमार हो गई और उसने छुट्टी कर ली तो इसकी सैलरी काट दी जाती थी। अब हमें बताइए कौन से सेक्टर में काम कर रही है। आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्टर, नहीं जी नहीं। प्राइमरी सेक्टर कैसे हो जाएगा, ये कोई रॉ मटेरियल थोड़ी बना रही है, ये तो मिठाई की दुकान में काम कर रही है। अब आप कहोगे सर सब कुछ रॉ मटेरियल ही तो होता है, तो फिर तो वो उसमें नहीं आएगी, फिर वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। अगर आप ये कहेंगे ठीक है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। क्यों, वहां पर सारा रॉ मटेरियल को एक यूजफुल प्रोडक्ट में बनाएगी ना। तो प्राइमरी सेक्टर नहीं हो सकता, सर्विस सेक्टर भी नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइज सेक्टर तो है ही नहीं, क्योंकि यहां तो मतलब बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है जी, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये क्या काम कर रही है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, जहां पर इसको बहुत सारी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक और ग्राफ वाला क्वेश्चन। तो ग्राफ आपको बेटा ध्यान रखना है इस चैप्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द ग्राफ, वही कि आपको इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। देखिए पहला ऑप्शन, देयर हैज बीन अ शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, कि पहले और दूसरे में क्या फर्क आ रहा है कि शिफ्ट हुआ है किससे, प्राइमरी से सेकेंडरी में। सेकेंड, देयर हैज बीन अ शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी, कि शिफ्ट हुआ है सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर में। थर्ड देखिए, देयर हैज बीन अ शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी, कि प्राइमरी से टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट हुआ है। और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो क्या हुआ है, देखिए अगर हम कहें कि प्राइमरी से सेकेंडरी में हुआ तो प्राइमरी इतना है और सेकेंडरी इतना है, हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ है। सेकेंड, देयर हैज बीन अ शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी, सेकेंडरी से टर्शरी में गया है, सेकेंडरी से तो टर्शरी में भी, ठीक है, टर्शरी में काफी ग्रोथ है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है कि यहां पर प्राइमरी देखिए पहले कितना था और 2013-14 में देखिए टर्शरी कितना। तो अगर सबसे ज्यादा शिफ्ट हुआ है वो क्या हुआ है, प्राइमरी से टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी एक बार फिर से करेक्ट है। ओके, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, आइए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में बताना है। इंटरमीडिएट गुड्स वाला मैंने आपको पूरी स्टोरी अच्छे समझाई थी कि कोई किसान है वो वीट बेचता है 20 रुपए में, उसके बाद वो किसी चक्की वाले को बेचता है, वो चक्की वाला 30 रुपए में किसी कुकी कंपनी को बेचता है और कुकी कंपनी उसको 50 रुपए में लोगों को बेचती है, वो था, ठीक है। इंटरमीडिएट जो 20-30 वाला ये जो आ रहा था, और जो 50 रुपए फाइनल है, ठीक है, जो लास्ट अमाउंट है वो उसका फाइनल गुड्स है। तो आइए बात करते हैं इसके डिफरेंसेस के बारे में। इंटरमीडिएट गुड्स रिफर टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं, वो गुड्स हैं जिनको हम रीसेल करते हैं यानी दोबारा बेचते हैं, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन या उनको और आगे की प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है। जैसे वो वीट क्या कर रहा था, वो वीट को प्रोडक्शन, ठीक है, वीट को दूसरे प्रोडक्शन के लिए भेज रहा था, किसके लिए, बिस्किट बनाने के लिए भेज रहा था, ठीक है। फाइनल गुड क्या है, रिफर टू दोज गुड विच यूज आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी फाइनल गुड क्या है, वो जिसको हम कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन मतलब जिसको हम ले रहे हैं या फिर हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड देखिए इसका डिफरेंस, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज इन द सेंस वैल्यू हैज मोर बीन एडेड टू इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, ये वो चीजें हैं जिनको हम आगे अभी यूज नहीं कर सकते, ठीक है, यानी हम इनको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर आटे की तो रोटी बना के खा लेंगे, बना सकते हैं, लेकिन हम उसको भी तो आगे करना पड़ता है ना, उसको पहले पूरा उसका आटा गूंदना पड़ता है, उसको फिर ऐसे पूरा रोटी को शेप देनी पड़ती है, जो कि आज की लड़कियों को नहीं आती है, गोल रोटी बनानी नहीं आती, पता नहीं मैथमेटिक्स के कौन से फॉर्मूले लगाती हैं वो रोटी बनाने के लिए, ठीक है, और वो फिर अजीब सी रोटी बनती है और वो भी आधी जली हुई होती है, वो फाइनल कंजम्पशन होता है। फिर वो जो रोटी है वो अपने सोना बाबू को खिलाती हैं, तो वो जो फाइनल जो सोना बाबू खाता है, वो जो फाइनल कंजम्पशन करता है, वो फाइनल गुड्स में आएगा, लेकिन आटा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं, वो हैं जो अभी रेडी टू यूज नहीं है,
ठीक है। सम वैल्यू हैज टू बी एडेड, उनके अंदर कुछ ना कुछ और चीजों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे आटे में अभी क्या है, पानी भी डालना पड़ेगा, नमक भी डालना पड़ेगा, थोड़ा प्यार भी डालना पड़ेगा। वैलेंटाइन डे आ रहा है, थोड़ा प्यार भी डालना पड़ेगा, और भी चीजें डालनी पड़ेंगी, है ना। फाइनल गुड्स देखिए, दे आर रेडी फॉर यूज इन द सेंस दैट नो वैल्यू हैज टू बी एडेड। फाइनल गुड्स क्या है, वो है जो कि रेडी टू यूज है, आप इसको यूज करिए, ठीक है। एंड इसमें और आगे कोई वैल्यू डालने की, कोई चीज देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने अपने के लिए जली हुई रोटी बनाई और आपने उसको दिया, तो मन मार के खाएगा, ठीक है। यानी ही विल उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, वो जानता है और आप जानते हैं। दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन ऑफ द बाउंड्री, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, यानी वो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। फाइनल गुड्स क्या है, ये बेचारे प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं। इसके एग्जांपल क्या है, कोल देखिए, कोल यूज इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कोल को हम यूज करते हैं प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन में। फाइनल गुड का एग्जांपल क्या है, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, मिल्क को क्या है हम लोग कंज्यूम करते हैं हाउस होल्ड के लिए, घर में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एवेल्युएट द स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो अपने इनिशियल स्टेज में शुरुआती स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आप इसका आंसर बताइए, वैल्यूएट करिए स्टेटमेंट को। बात तो सही है, शुरुआत में तो कुछ नहीं था, शुरुआत में सिर्फ प्राइमरी सेक्टर ही था। आइए जानते हैं इसका आंसर। The agriculture and mining activities in the primary sector provide a base for the pillars of economic development of the nation since so long. यानी हमारा एग्रीकल्चर या माइनिंग एक्टिविटी जो कि प्राइमरी सेक्टर में है, ये हमारे इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पिलर थे, ठीक है। ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पिलर थे जब ये थे, जब इनकी वजह से ही हम लोग आगे ग्रो किया है। बहुत अच्छी स्टेटमेंट लिखी है इसमें, ऑन द नेशन सिंस सो लॉन्ग। इट प्रोड्यूसेस सम ऑफ द रॉ मटेरियल, ये क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, जूट, कॉटन, कोल, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस, या तो कोल को हमने क्या माइन से निकालते हैं, फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। इट कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द इकोनॉमी, आज भी, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर अगर है तो हम लोग जी रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर आज बंद हो जाता है तो हमारी, ठीक है, हमारे साथ क्या होगा वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। तो आज भी, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द इकोनॉमी। हमने ये चीज देखी थी ना, एक ग्राफ था जिसमें हमने ये जाना था, जब हमने डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था, कि आज भी मैक्सिमम लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो हम ये जान सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो आज भी सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इकोनॉमी में, इवन इन द ईयर 2000, चाहे हम 2000 और 2024 के बारे में बात करें। द रीजन बीइंग दैट सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर स्टिल डू नॉट क्रिएट इनफ जॉब्स। आज भी देख लीजिए, सेकेंडरी सेक्टर में या टर्शियरी सेक्टर में इतनी नौकरियां नहीं है, प्राइमरी सेक्टर में तो आज भी अवेलेबिलिटी है, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर में आप देखिए कितने लोग नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, डिग्री होल्डर्स, ठीक है, जिनके पास अच्छी अच्छी डिग्री है, वो बेचारे जॉब्स के लिए परेशान है आज की डेट में। सेकेंडरी सेक्टर में देख लीजिए आपके क्या कंडीशन है लोगों की। प्राइमरी सेक्टर में देखिए फिर भी इट इज गुड, वहां पर आज भी आपका स्वागत किया जाता है, भले ही जगह नहीं है लेकिन फिर भी यू आर मोस्ट वेलकम देयर। आप टर्शियरी सेक्टर में देखिए, टर्शियरी सेक्टर में आप काम नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। इसका एक एग्जांपल ना, अभी हमारे यहाँ पर स्कूल में फेयरवेल हुआ था, तो उसमें जो हमारे प्रिंसिपल है उन्होंने बहुत इस चीज को लेकर बहुत अच्छी स्पीच दी थी कि अभी आज की डेट में आप बीएड, मैक्सिमम लोग बीएड कर रहे हैं, आप उनका बीएड का कंडीशन देखिए, इतने सारे लोग बीएड कर रहे हैं, मतलब लगा के बीएड कर रहे हैं, और जॉब्स ही नहीं है बीएड में। लोग जो टीचर्स हैं वो आज की डेट में परेशान है। टीचिंग इस आज की डेट में टीचिंग जो है ना वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहा है, खासकर जो छोटे स्कूल्स हैं वो टीचर्स को एक तरीके से आप ये समझिए 7,000 रुपए, 8,000 रुपए, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए
समटाइम्स जब हम रिज्यूम पढ़ते हैं ना टीचर्स का, तो कई बार टीचर्स उसमें 2500 रुपीज भी लिखते हैं, 2500 रुपए। क्या कंडीशन है आज की डेट में, आप खुद समझिए। और सारे ही रूल्स हैं, कोई वर्किंग आवर्स नहीं है। अगर आपका काम ज्यादा हो तो आपको रुकना भी पड़ेगा, आप छुट्टी करेंगे, आपका मेडिकल लीव है तो आपकी सैलरी कट होगी, ठीक है। आपको कल निकाल दिया जा सकता है, आपने गलती करी तो आपको कल निकाल दिया जाएगा। एक टाइम पे टीचर्स की रिस्पेक्ट होती थी, आज की डेट में तो पेरेंट्स लड़ने आ जाते हैं, अच्छा आपने हमारे बच्चे को कैसे मार दिया। आज की डेट में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, टीचर्स के ऊपर इतना बाउंडेशन गवर्नमेंट ने लगा दिया है। अब तो हम बच्चों को किसी चीज के लिए बोल नहीं सकते, उसने होमवर्क किया है नहीं किया है, हमें कोई मतलब हम उसको कुछ नहीं बोल सकते कि ये होगा कि बच्चा मेंटल डिप्रेशन में आ जाएगा। डिप्रेशन का मतलब भी पता है, ये डिप्रेशन जैसा वर्ड ना हम बच्चों के माइंड में डाल रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। क्या हम लोगों के टाइम पे नहीं था? हम लोगों के टाइम पे तो बहुत सारी चीजें पे चेंज था। जो टीचर्स हैं वो जानते हैं कि हमारे टाइम पे कितनी चीजें स्ट्रिक्ट थी, कितनी चीजें लीनियंट थी। लेकिन आज की डेट में आपको इतने फ्रेंडली टीचर्स मिल रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं आज की डेट में, उनका गलत फायदा उठा रहे हैं। उनको लग रहा है अच्छा गवर्नमेंट ने तो बोल ही दिया कि टीचर आपको कुछ नहीं कर सकते, और टीचर्स भी कहते हैं कि हम तो आपके दोस्त हैं, तो बस बच्चों को मौका मिलता है कि वो टीचर्स की बेइज्जती कर सकें। हमारे यहाँ पर एक बच्चा था, उसने एक टीचर को बोला कि मैम एक बात बताइए, जेब्रा में व्हाइट स्ट्राइप्स होती हैं ब्लैक स्ट्राइप्स होती है? तो ठीक है, टीचर ने फिर भी उसको बोला ठीक है बेटा मुझे नहीं पता है, बट आई लेट यू नो, ठीक है मैं आपको इसका आंसर दूंगी। उस बच्चे ने ओपनली टीचर के फेस पर बोल दिया कि मैम आपको आता क्या है, मतलब नोइंगली उसने ये टीचर से पूछा। और ये बच्चा 5th क्लास का है, आप सोच लीजिए कि इस समय बच्चों की क्या मेंटेलिटी है। और उसको पता है कि मैम उसको कुछ बोलेंगी या कोई उसको कुछ बोलेगा तो जाके घर में कंप्लेंट करेगा, और घर में फिर पेरेंट्स लड़ने आ जाएंगे। आज के समय में ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स को खासकर इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स वैसे कहते हैं कि हमारे बच्चों को ग्रो करिए, ऐसे करिए, ये करिए, लेकिन कहीं ना कहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ टीचर, ठीक है, मुझे ये लगता है कि हमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Why is Manrega also called the right to work? Explain the objective of National Rural Employment Guarantee Act. One of the most important question इस चैप्टर का, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मनरेगा क्या है और इसको राइट टू वर्क क्यों कंसिडर किया जाता है और इसका काम क्या है। मनरेगा बेटा आपको याद होना चाहिए इस चैप्टर में, इस चैप्टर में से जरूर आ सकता है मनरेगा के बारे में। मनरेगा 2005 is a law which is implemented by the government of India. इसको क्या किसने इंप्लीमेंट किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। जब कोई भी नियम आता है तो सरकार ही इंप्लीमेंट करती है। इट इज रेफर्ड टू एज राइट टू वर्क। इसको राइट टू वर्क भी बोला जाता है बिकॉज, क्यों? क्योंकि इट गारंटीज 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर टू ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क। यानी ये क्या कहता है, ये इसको राइट टू वर्क क्यों बोला गया? क्योंकि ये लोगों को गारंटी देता है क्या करने की? 100 days ऑफ वर्क, 100 दिन काम करने का। अगर आप, ठीक है, अगर आप कैपेबल हैं वो काम करने के, तो आपको 100 days ऑफ वर्क दिया जाएगा, 100 days ऑफ गारंटीड वर्क दिया जाएगा। फॉलोइंग आर इट्स ऑब्जेक्टिव। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं देखिए। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल, ताकि लोगों की इनकम और एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो सके। The central government made a law implementing the right to work in 200 districts, later increased 625 districts, and now in 644 districts. आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मनरेगा aims to provide employment of 100 days. मनरेगा क्या करता है? लोग को 100 days का एम्प्लॉयमेंट देता है, और अगर ऐसा नहीं किया तो ये क्या करेगा? ये लोगों को अलाउंस देगा, सबसे बड़ी चीज, ठीक है। आपको यही याद रखना है मनरेगा क्या है। कब इसको किया था? 2005 में किया था। कितने डिस्ट्रिक्ट थे इसमें? 625 डिस्ट्रिक्ट से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या था? इसका काम क्या है कि 100 days ऑफ गारंटीड वर्क देगा, और अगर नहीं देगा तो क्या होगा? लोगों को अलाउंस मिलेगा। यहीं पर है, इतनी ही कहानी है इसके बारे में। आइए नेक्स्ट जानते हैं। Why there is a need to protect workers in the unorganized sector? देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या जरूरत है, ठीक है।
वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है, क्यों किया जाए? तो आइए जानते हैं इसका आंसर। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड प्रोटेक्शन बिकॉज दे आर वनरेबल एंड फेस लो वेजेस। क्यों? क्योंकि उनके साथ, ठीक है, उनको कम सैलरी मिलती है, अनसेफ वर्किंग कंडीशन मिलता है एंड अ लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, टीचर्स की आज की डेट में जो कंडीशन चल रही है, जो ऑफलाइन टीचर्स हैं जो कि स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, उनकी आज की डेट में कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन है, लो वेजेस हैं, ठीक है, वर्किंग कंडीशन नहीं है, ठीक है, और क्या है आप जानते हैं, ठीक है, वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है और लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, आपको कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। सबसे पहले देखिए लो वेजेस। वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर ऑफ्टन पेड वेरी लो वेजेस दैट आर बेयरली इनफ टू लिव इन। यानी ऐसी ऐसी सैलरीज मिलती हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक इंसान जो है वो सरवाइव भी नहीं कर पा रहा। आज की डेट में आप समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए किसी की सैलरी 10,000 रुपए है और उसकी फैमिली में मदर है, फादर है, जिनकी महीने की 3,000 रुपए की मेडिसिन आती है। दोनों की अगर हम 3,000 रुपए की लगा लें तो 6,000 रुपए की मेडिसिन हो गई और 4,000 रुपए कहीं ना कहीं उसको अपने घर खर्च के लिए चाहिए। तो वो क्या बचाएगा अपने लिए, क्या इन फ्यूचर वो सेव करेगा और क्या कर लेगा? और मान लीजिए भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी मेडिकल कंडीशन आ जाती है, इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन, जहां पर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए और हॉस्पिटल वाले आपसे मांग लीजिए हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, 1 लाख रुपए आप जमा कर दीजिए। कहां से करेगा वो? आप सोच रहे हैं इस चीज को? तो लो वेजेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। आज की डेट में चीजें महंगी होती जा रही हैं, इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जब चीजें महंगी होने लगती हैं और लोगों का जो सर्वाइवल है वो बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन लोगों की जो सैलरीज हैं वो नहीं बढ़ रही हैं। अभी आपने बहुत सारी ना वीडियोस में देखा होगा, कोई कह रहा है कि 70 आवर्स ऑफ वर्क होना चाहिए, कोई कह रहा है 90 आवर्स ऑफ वर्क होना चाहिए। अब खुद सोच सकते हैं कि 90 आवर्स ऑफ वर्क इन अ वीक कितना क्या होगा। उस चीज के ऊपर आनंद महिंद्रा, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली, क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई इंसान 90 घंटे में वो काम कर रहा है और कोई इंसान 10 घंटे में वो काम कर रहा है, तो मैं किसको रखूंगा? मैं उसको रखूंगा ना जो 10 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, समटाइम क्वालिटी ऑलवेज मैटर। आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती है, आपकी क्वालिटी मैटर करती है कि आप में जोश है या नहीं, ठीक है, आप में उस काम को करने की कैपेबिलिटी है या नहीं, ठीक है। सो लो वेजेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि एक मिनिमम वेज क्राइटेरिया सेट करना चाहिए कि इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। सेकंड क्या है? अनसेफ वर्किंग कंडीशन। वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बी एक्सपोज टू हैजार्डस कंडीशंस। यहां पर हम बात करते हैं जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, इन यहां पर कहीं ना कहीं बहुत सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं। हेलमेट लगाना पड़ता है, जैकेट पहननी पड़ती है, मास्क यूज करने पड़ते हैं, ग्लव्स यूज करने पड़ते हैं, बूट्स यूज करने पड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे कंपनीज जो हैं जो कि वर्क कर रही हैं, लेकिन उनको वहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पास ये बेसिक एसेंशियल्स भी नहीं है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। थर्ड देखिए, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मे नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी एंड कैन बी फायर्ड एट एनी टाइम। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कभी भी आपको निकाला जा सकता है कि टाइम बहुत टफ चल रहा है कंपनी का, तो इसलिए आपको क्या करने लगते हैं, छांटने लगते हैं लोगों, जो अच्छे अच्छे उनको रखते हैं, जो कम है, जो जिनको नहीं आ रहा है उनको तुरंत निकाल देते हैं। दैट इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है, आपने उनको सीखने का मौका ही नहीं दिया। ये वही है, क्वांटिटी भर ली कि 90 घंटे काम करवाएंगे, क्वालिटी नहीं है, ठीक है। आपने 3 इडियट्स देखी होगी, 3 इडियट्स में इस चीज को लेके बहुत अच्छा समझा है कि जो आपका पैशन है ना, आप उसे फॉलो करिए। उसमें उसने जो उसका फ्रेंड था फरहान, उसका क्या था कि मुझे सैलरी कम मिलेगी लेकिन मैं खुश रहूंगा, लेकिन लेटर ही बिकेम, मतलब वो अपने नॉवेल्स उसकी बुक्स प्रिंट हो रही हैं,
आप सोचिए कि मतलब उसको स्टार्टिंग में लगा कि सैलरी कम मिलेगी, लेकिन वो खुश रहेगा, लेकिन उसने अपने पैशन को फॉलो किया, ठीक है, और वो फिर उसकी अपनी खुद की बुक्स प्रिंट हो रही है। दैट मीन ही बिकेम वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ। सो जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये है कि प्राइवेट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखिए, lack of access to social security. Workers in the unorganized sector may not have access to social security benefits like health insurance and pensions. ठीक है, रिटायर होने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता। वैसे तो जब आप नौकरी में होते तब भी आपको नहीं मिलता है, बहुत रेयर केसेस में देते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया, मान लीजिए कि आप रिटायर हो गए, उसके बाद आपने किसी कंपनी को 20 साल 25 साल 30 साल दिए अपने, और आप उसके बाद रिटायर हो रहे हैं, और उसके बाद आपको कुछ हो जाता है, तो वहां पर उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको कोई इंश्योरेंस मिलेगा, ना आपको कोई पेंशन मिलेगा। आपने किसी कंपनी को 30 इयर्स ऑफ सक्सेस दिया कि 30 साल तक आप उस कंपनी के साथ जुड़े रहे, उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, बस थैंक यू सो मच ऐसे कर दिया। फिफ्थ, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है अनऑर्गेनाइज सोसाइटी में। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको इनको याद रखना चाहिए बेटा। इसको मैंने अपनी वीडियो में भी समझाया था, आप भी याद रखिएगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप 11th में ह्यूमैनिटीज लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप ऑफिसर बनेंगे। ठीक है, आप ऑफिसर बनेंगे और ये बदलाव आप लेकर आएंगे। ठीक है, आपको ही ये बदलाव लाने होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन वर्क्स इन अ बैंक एज अ क्लर्क व्हाइल सुमित वर्क्स ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट एज लेबर। दो दोस्त हैं, एक रोहन है जो कि बैंक में क्लर्क की नौकरी करता है, सुमित है जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, लेबर। फाइंड आउट द डिफरेंस इन देयर कंडीशन ऑफ वर्क एंड जज द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑन वर्किंग इन द रिस्पेक्टिव सेक्टर्स। ठीक है, आप इनका डिफरेंस बताएं, इनकी कंडीशन ऑफ वर्क, और उनको जज करिए उनके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के ऊपर, उनकी वर्किंग सेक्टर्स के ऊपर। तो यहां पर आपको अगर आप देखेंगे कि वो बैंक में काम कर रहा है, दैट मींस ही इज वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और जो लेबर की जगह पर काम कर रहा है वो कहां पर काम कर रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा ये कह रहा है कि आप मुझे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डिफरेंसेस बता दीजिए। चलिए देखते हैं। रोहन वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड हैज द फॉलोइंग पर्क्स। इसको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहा है देखिए। ही विल एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी उसकी हमेशा रहेगी। He will be expected to work only a fixed number of hours and if he works more he will be paid overtime by the employer। अब एक तो उसको फिक्स वर्किंग आवर्स हैं, और अगर वो उससे ज्यादा करेगा उसको क्या मिलेगा, उसको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। ठीक है, he will also get several other benefits। उसको और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, पेड लीव मिलेगी, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टी के टाइम भी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगी। ठीक है, फोर्थ देखिए, ही इज सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स। ठीक है, उसको मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलेंगे अंडर द लॉज। द बैंक मैनेजर हैज टू एंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज उसके पास होंगी, जहां पर वो काम करेगा साफ पानी होगा, फायर एक्सटिंग्विशर होगा, जितनी जितनी चीजें, सिक्योरिटी होगी, सब कुछ होगा। इसके अलावा देखिए, जब वो रिटायर होगा तो उसको पेंशन भी मिलेगी। आप सीरीज पकड़ते जाइए। ठीक है, कि यहां पर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात कर रहा है, तो आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर के सारे बेनिफिट्स दिखते हैं। अभी देखिए, सुमित जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसके साथ क्या क्या होगा। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, यहां पर कानून तो होंगे लेकिन फॉलो कौन कराएगा। सो हिज जॉब विल बी लो पेड एंड ऑफ्टन नॉट रेगुलर, क्योंकि वो लेबर है, तो आज उसके पास काम है तो ठीक है, कल नहीं होगा तो वो कल कुछ नहीं करेगा। पर सॉरी, परसों उसके पास काम होगा तो ठीक है, उसके बाद उसके पास काम नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। सेकंड देखिए, देयर विल बी नो प्रोविजन, यहां पर उसको ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं मिलने वाला, ना कोई उसको पेड लीव मिलेगी, ना कोई हॉलीडे मिलेगी, लीव ड्यू टू सिकनेस। अगर वो बीमार पड़ जाएगा तो उसका जो एम्प्लॉयर होगा, उसका जो मालिक होगा, वो
उसकी जगह पर किसी और को नौकरी पर रख लेगा और उसको बोलेगा जाओ टाटा बाय बाय। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, यहां पर कोई एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसको टाटा बाय बाय कर देगा। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन व्हेन देयर इज लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सम सीजन्स। मान लीजिए बारिश पड़ रही है, काम करना है, नहीं हो सकता, उसको बोल देगा आज भाई तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर जाओ। कुछ सीजन्स में ऐसा हो सकता है कि वो कर दे। A lot also depends on the whims of his employer, ठीक है। यहां पर उसको कोई, अगर हम बात करें तो रिटायर होने के बाद उसको कोई पेंशन भी नहीं मिलेगी। सो दैट्स ऑल, इस चैप्टर में हमारा यही था, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ग्राफ्स, इस चैप्टर में आपको एक तो ग्राफ बहुत याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक मनरेगा आपको याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। और क्या रखना है, और क्या याद रखना है, प्राइवेट सेक्टर, सॉरी ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के आपको ड्रॉबैक्स एंड बेनिफिट्स, ये तीन चीजें इस चैप्टर में आपको याद रखनी है। इस चैप्टर का यही तीन मूल मंत्र है, ठीक है। और किसकी प्रेम कहानी याद रखनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की प्रेम कहानी आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मनी एंड क्रेडिट की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, काउंटडाउन आपका शुरू हो चुका है, तैयार रहिए अपने पेपरों के लिए, रिविजन्स करते रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।